हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है आज इस अमेजिंग से सेशन में। क्योंकि आज का जो सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये कोई आम सेशन नहीं है, कोई आम क्लास नहीं है। ये वो क्लास है जो कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको एक मुकाम आगे तक ले जा सकती है। अक्सर हम बात करते हैं यूपीपीएससी में हमारे मेन सब्जेक्ट की, हमारे जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। सीसैट की बात उतने लेवल पे नहीं कोई करता कि सीसैट की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि शायद ये क्वालिफाइंग है, और अगर क्वालिफाइंग है तो इसको हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपने बड़ी प्यारी सी बात याद रखी होगी, सोची होगी, देखी भी होगी कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो कि अभी आने वाला है T20 का, और इस वर्ल्ड कप में कुछ छोटी टीमें भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप लेवल की टीमें हैं उनको हल्का ले लेंगे। क्योंकि अगर उनको हल्का वो ले लेती हैं तो इसका रिजल्ट आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले जो हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए थे। यानी छोटी टीमों ने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को भी हराया था। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं आपके सामने इस आज के वीडियो में, आज के इस सेशन में, क्योंकि सीसैट भी बिल्कुल एक ऐसा सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंडरडॉग की तरह काम करता है। अंडरडॉग मतलब यहां पे यह है कि इसको शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग नेचर का है तो 33% तो हम गिरते पड़ते ला ही देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न आपका यह हो जाता है कि अगर आप सीसेट क्वालिफाई करते ही नहीं हैं तो फिर आप आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर पाते। अक्सर यूपीपीएससी की बात करें या फिर जो हमारे यूपीएससी की बात करें, इसमें मैंने पाया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली मेंस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता नहीं है तो हम मेंस को शुरू से ही लेके चलते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा प्रीलिम्स भी रेडी हो जाता है। लेकिन जब बात सीसैट की आती है ना, तो गाड़ी थोड़ा अटक सी जाती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2023, 2022, 2021 में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एकदम कंफर्म थे कि इस बार उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो सब के सब किसमें आपके फेल हो गए, सीसैट में। मतलब उनका सीसैट क्वालिफाई हुआ ही नहीं, क्योंकि शायद वो उन्होंने उस सीसैट के पेपर को किसके लिए छोड़ दिया था कि आराम से एग्जाम से 1 महीने पहले इसको करेंगे और हम बना ले जाएंगे। लेकिन याद रखना, आज के टाइम पे कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती। व्हेन वी टॉक अबाउट क्या इस कंपटीशन भरे जमाने की बात कर लो, जहां पे हम यूपीपीएससी जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेके चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं आपको कैसे करना है कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ इस सीसैट के जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है उसको क्लियर। तो मेरा नाम है शांतनु राय और मैं आपको बताऊंगा कि सीसैट का ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी देख ली, समझ ली, तो सीसैट आपका क्लियर होना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। शुरू करूं उसके पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखा करो। आप अपने आप को उस बाज की तरह रखा करो, उस बाज पक्षी की तरह रखा करो जो जब बारिश आती है तो बाकी पक्षी इधर उधर छुपने के लिए भागते हैं, लेकिन जो बाज होता है वो अपनी रफ्तार उड़ान को और तेज करता है और वो बादलों के ऊपर ही चला जाता है ताकि वहां उसको बारिश का कोई असर न बने। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप वो पक्षी बन के रहना चाहते हो या बाज बन के रहना चाहते हो। तो अपने आप को इतना मोटिवेटेड कर दो कि यस यू कैन एंड यू विल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट रणनीति पूरी इस एक वीडियो में। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। अब चूंकि 2024 है तो टारगेट भी 2024 ही होगा, और 2024 की बात करें तो जो हमारा सीसैट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो कैसे रहने वाला है। सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपके इस एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, और जिसको शायद हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा देख लेते हैं भाई टेबल ऑफ कंटेंट। आज के इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको मैं क्या देने वाला हूं। ठीक है, प्रॉपर हिंदी में समझाऊंगा, भले ही आपको पीछे चीजें इंग्लिश में देख रही होंगी। बहुत ज्यादा बॉदर मत करना, क्योंकि मैंने पाया है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश को देख के भागते हैं। सर हमारा इंग्लिश तो बैकग्राउंड ही नहीं रहा है। थोड़ी सी चीज यहाँ पे सजेशन दूंगा मैं आपको। सीसैट में हालांकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको पेपर देना ही देना है, इंग्लिश का पेपर होगा ही होगा, भाग नहीं सकते बेटा। और एक ओवरऑल सजेशन आपको दे दूं मैं कि अगर आप मान लीजिए यहां से क्वालिफाई भी कर ले जाते हैं, आप एग्जाम क्लियर कर ले जाते हैं, लेकिन आप चूंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है जो आपको मैंडेटरी है, आनी चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है आपकी ओवरऑल जो आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं।
समझ में आई बात? तो उसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, ठीक है? बहुत सिंपल अंग्रेजी के साथ चलेंगे। तो इस पूरे सेशन में क्या है आज का मुद्दा, किस मुद्दे पे बात करनी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल डिस्कशन टिप्स और टिप्स पे, जो एक सामान्य डिस्कशन होगा सीसेट का, कैसे है क्या है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज किस किस पेपर में या किस किस कंटेंट में कितना ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि क्वालिफाइंग ही है। तो क्वालिफाई करने के लिए कितना स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाए। देखो क्या होता है कि दो तरह से काम होता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। लेकिन हमें किस पे काम करना है बच्चों? तो हमें करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है? स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर उसमें, ठीक है? हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, योजना क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम फाइनल सिलेक्शन कैसे ले लें। फाइनल सिलेक्शन का मतलब एक फाइनल राह जो हमको है वो कैसे कवरअप की जा सकती है यहाँ पे। तो पूरा सेशन जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, देखिएगा और जरूर एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले भाई सिलेबस की बात थोड़ा सा कर ले तो देखो 33% का यहां मार्जिन दिया गया, कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 33%। भैया आपको 33% अंक लेके आने हैं। 33% अंक अगर हम 100 के मार्जिन से लेके चलें तो 33 नंबर है ना। हालांकि आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, हमको 33 क्वेश्चन उसमें सही करना होता है। अब 33 क्वेश्चन सही करना तो पड़ेगा। अब यही बताऊंगा मैं आपको इस पूरी स्ट्रेटेजी पोर्शन में कि 33 नंबर को कहां से करें, ये 33 नंबर कहां से आप ला सकते हैं। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो ये 33 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि माइनस मार्किंग का सेगमेंट भी है 0.33, यानी 1/3 आपका माइनस मार्किंग में। तो गलत भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलत करते हो तो जो आपने सही किया है वो तो जाएगा, उसके साथ माइनस मार्किंग लेके वो चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत स्मार्ट मूव यहां पे लेके चलना है, ठीक है? तो जरा एक एक करके यहां पे बात करेंगे कि 33% की कहानी कहां से शुरू करें। और अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले देखो इनके सिलेबस के जान लेते हैं। मैं आपके सामने सिलेबस ही शुरू में क्यों लेके आया है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ओवरऑल सिलेबस देखने के बाद फिर मैं आपको टिक करके दूंगा कि ये पोर्शन को जरा सा कर लीजिएगा, क्योंकि ये पोर्शन को अगर आप प्रिपरेशन में लेके आते हैं तो आपको पूरा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात यहां पे कर रहे हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। यानी रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत नंबर दे सकता है, ठीक है? अब रीजनिंग क्यों आपको नंबर दे सकता है? क्योंकि रीजनिंग देखो सर, कई बच्चों का यहां पे मिथ होता है कि रीजनिंग उसी की अच्छी होती है जिसकी मैथ्स अच्छी होती है। और हम तो हैं बायो बैकग्राउंड के, हमारा तो आर्ट्स का बैकग्राउंड है, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है कि हमारी जो मैथ्स बहुत अच्छी होगी। इंजीनियरिंग वालों के साथ एक बोनस रहता है कि उनकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी रीजनिंग अच्छी होगी। मतलब जिसकी मैथ्स अगर खराब है तो उसकी रीजनिंग भी खराब होगी, ये कोई लॉजिक नहीं होता। रीजनिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, सारे क्वेश्चन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बनते हैं। तो ये आप कर सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड यू। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फोकस ज्यादा किस पे कर लेते हैं, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन पे या आपका डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। करना भी चाहिए, हाँ उसके वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं वहां जहां भीड़ जाती है ना, कहीं ना कहीं इंसान वहां खो सा जाता है। एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है यहाँ पे कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ उसके लिए खड़ी है, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। तो उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो बाकियों से अलग हो। क्योंकि देखो याद रखना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है या जिसकी रैंक 1 आती है वो नहीं करता जो बाकी लोग करते, कुछ तो डिफरेंट कर रहा है। वो कुछ में आप भी हो सकते हैं। तो क्या है वो डिफरेंस? अगर बात करें रीजनिंग की, इस सब्जेक्ट को हमको थोड़ा सा सीरियसली लेना है। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट पार्ट में कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको बाकी चीजें तो करनी है, इसके टॉपिक्स आपको बहुत सिंपल तरीके से करने हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक आप जो बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, बहुत आराम से बना सकते हो, है ना? वाटर इमेज बोलना गलत होगा, यहां पे दोनों बोल सकता हूं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये टॉपिक बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से आपको बन जाते हैं। मैं आपको इसको यहाँ पे इसके सेशंस भी आपके सामने में लेके आऊंगा तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है ना, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कहते हैं पूर्व धारणाएं,
ये भी बहुत आसान सा टॉपिक होता है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, यहीं पे सिखाऊंगा कैसे करते हैं, और आप चुटकियों में इनके क्वेश्चंस बनाएंगे। इवन प्रीवियस ईयर पेपर के भी सेशंस में लेके आऊंगा जो आपको इन टॉपिक से रिलेट करते होंगे। आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं कथन एवं तर्क। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है बेटा। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा एक बार समझना है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्यवाहियां, ठीक है। थोड़ा सा इन टॉपिक पे सीरियसनेस आप दिखाएंगे ना, तो ये आपके बने बनाए नंबर हैं, ठीक है, बने बनाए नंबर हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखो तो ये एनालॉजी वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये छठे छठे टॉपिक्स जिन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इनको पढ़ के जाना है। आप तय है कि रीजनिंग में स्कोर नहीं करोगे, आप रीजनिंग में इतना स्कोर कर लोगे कि आपके जो 30% का मार्जिन लेके चलो, 33% का, वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन में मैं बताऊंगा अभी आगे जाके कि आपको कितने अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आप सीसैट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, इसमें आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 33 क्वेश्चन सही होंगे तो भी बच्चा पास हो जाएगा, जिसके 100 क्वेश्चन सही होंगे तो भी, क्योंकि इसके मार्क्स तो कहीं से कहीं तक जुड़ते नहीं। तो आपको बस पास करना है, ठीक है। तो जिन पे मैंने हाईलाइट करे भाई, बाकी आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, जिन पे मैंने हाईलाइट करे हैं ना, इन टॉपिक्स को आप विशेष तौर से देखेंगे। रीजनिंग की पोर्शन की बात करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक टॉपिक आपका ये हो गया, इसके अंदर एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है बेटा। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बाकी टॉपिक्स भी सिलेबस में हैं, पढ़ लेते हो तो ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे तो ये आप याद रखना, बाकियों से एक स्टेप आगे रहोगे। अब बाकी सब पढ़ेंगे और आप इसके लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, तो ये आप यहां पे बाकियों से क्या हो गए हो, एक स्टेप आगे हो चुके हो। उम्मीद है कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया सिलेबस का। देखो, ध्यान रखना, डिस्कशन ही इसी बात को लेकर है कि आपको मैं क्या ज्यादा दे दूं। आप जरा समझना, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यहां पे क्या होगा, आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे इंग्लिश और हिंदी के, जो कि 5-6 नंबर आपको दे देते हैं। जहां तक अगर बात करूं मैं इंग्लिश और हिंदी वाले पैराग्राफ की, तो ये दोनों का दोनों पोर्शन अगर आपकी बात करें इंग्लिश और हिंदी वाले पोर्शन की बेटा, तो हिंदी वाला पोर्शन तो आपका बचपन से स्ट्रांग रहता है और इसके पूरे के पूरे मार्क्स आप ले सकते हो, और आप लेते भी हो। इसके जो हैं वो पूरे मार्क्स आप ले लेते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप ले भी लेते हो पूरे मार्क्स। इंग्लिश वाले में ना, अब यहां पे थोड़ा सा मात खा जाते हैं हमारे बच्चे जो हिंदी बैकग्राउंड से, कि इसका जो पैसेज होता है, जो पैराग्राफ होता है, वो थोड़ा सा हमको परेशान सा करता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं। एक सिंपल सी बात समझना, आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग क्यों है। आप जरा इस बारे में कभी बैठ के सोचे हो कि आपकी इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी इतनी स्ट्रांग क्यों? क्योंकि बचपन से जब से आपने होश अपना संभाला है, आपने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने हिंदी वाली चीजें पढ़ी हैं, आपने हिंदी वाली गाने सुने हैं, आपने हिंदी वाली मूवीज देखी हैं, आपके आसपास का माहौल हिंदी है। अगर मैं आपके सामने एक पैराग्राफ दे दूं हिंदी का और उससे कहूं कि भाई 4-5 क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ, आप तुरंत उड़ा दोगे उनको। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक रूप से बिल्कुल उसके लिए तैयार हो। लेकिन जब एक इंग्लिश का पैराग्राफ आता है ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे मैंने पाया है कि वो इसको देख के पहले ही क्या करते हैं, भाग जाएंगे। उनकी मेंटालिटी ही अलग हो जाएगी कि भाई इंग्लिश है, बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और ये सबसे बड़ी गलती बेटा। कैसे सुधारे अपनी इंग्लिश बेटा? रोज तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक संडे निकाल लो अपने हफ्ते का, संडे। इस संडे में आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस पूरे हफ्ते का, देखो संडे एक ही दिन बोल रहा हूं मैं, उस दिन कोई चीज पढ़ाई मत करो, बस एक चीज करना, इस पूरे वीक में याद रखना, उस एक वीक का, ठीक है, एडिटोरियल जो होता है, एडिटोरियल किसका बेटा? किसी एक न्यूज़पेपर का। जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं इसमें द हिंदू फॉलो करते हैं, ठीक है, द हिंदू, ये एक पेपर बहुत ही ज्यादा चलता है अगर आप बात करें सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चे जो करते हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो आप, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी आप ले लो, उसका उस एक वीक का पूरा एडिटोरियल पढ़ लेना। सिर्फ पढ़ना, कोशिश करना, रेगुलर आदत पे डालना। शायद थोड़ा सा आपको परेशान करे, थोड़ा सा आपको दिक्कत मिला, लेकिन ये कंसिस्टेंट करते रहना। कहते हैं कि आप एक हथौड़ा कस के किसी दीवार पे मारो, जरूरी नहीं कि वो दीवार गिर जाए,
लेकिन आप कंसिस्टेंट वे में हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दीवार ढहनी है, तय है। कंसिस्टेंट रहना सीखो। अगर आपने ये चीज कर ली बेटा, तो जो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो आप इतना ज्यादा आसानी से करोगे जितना शायद आप हिंदी का ना कर पाओ। तो बेटा याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये भी आप इस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कितने नंबर कहां से लाने वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप ये समझ लो। इसके अलावा देखो बेटा, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, इसकी बात करूंगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि सबको पता है कि ये दो पोर्शन ऐसे हैं जो लगभग आपके 28 से 30 नंबर आपको दे देते हैं। 28 से 30 नंबर आपको देते हैं, तो लोग ज्यादातर फाइट इस पे करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जनरली देखा गया है कि बच्चों की मैथ बहुत वीक होती है। सभी बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, भले ही वो 10th स्टैंडर्ड की ही लेवल यहां पे दिखाया आपको। यहां पे देखो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th लेवल का दिखा रहा है, जिसमें अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है ना, जिसमें अलजेब्रा वाला पोर्शन सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने देखा है यार ये चीज, मैं अक्सर बच्चों की बात करूं, स्पेशली टॉपर्स की बात करूं, तो वो भी इसमें ना परेशान होते हैं। जो हमारे मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, अगर उनको छोड़ दे तो बाकी बच्चे परेशान होते हैं कि यार इसको कैसे करें। और यस, बेस्ट पार्ट इसका यही है कि ये क्वालिफाइंग नेचर में है, ताकि आगे हमको इसके मार्क्स नहीं जोड़ने हैं। तो मैथ्स वाले पोर्शन को बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं कि भैया इसको हमको थोड़ा कम से ही कम करना है। तो मैं बताऊंगा अभी मैथ्स वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन आप ला सकते हैं। बाकी ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, और जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेक्शन होता है उसकी बात करें, तो इन दोनों से मिला के अच्छे मार्क्स आते हैं। इनसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करके स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए अब मार्केट में 10 तरह की बुक्स हैं, कोई एक पतली सी बुक ले लीजिए और उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, या फिर आप हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सब्जेक्ट ये वाले क्लियर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी मैंने आपको बताई दी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लेवल के आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल सिनेरियो में बताऊं, अभी मैं आपको 100 में 33 नंबर लाना कैसे मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब कवर होगा। अभी तो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं रिगार्डिंग सिलेबस के, ठीक है। ये चीज आपने समझी होगी। इस पोर्शन को बेटा थोड़ा सा सीरियसली लेना। 10 लाइन 5 लाइन डेली कोशिश करो पढ़ने की अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि तुमको सिलेबस में नहीं, तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो अंग्रेजी से होता है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये चीज आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करती है बेटा, ठीक है। चलो जरा अब सुनो, एक बड़ा सा मंत्र याद रखना बेटा, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप भारत में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्यून लेवल का एग्जाम हो या आप किसी बहुत बड़े आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहना है आपको जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने वो कहानी बताई कि बार बार अगर आप हथौड़े से मारते रहोगे तो दीवार गिरेगी। अब कंसिस्टेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है असली स्ट्रैटेजी आपकी। आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा, एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाइए। और मैं एक बात कहूं, टाइम टेबल एक मत बनाइए, आपको टाइम टेबल डेली बेसिस पे बनाना है। टाइम टेबल बेटा कैसे बनाना है, डेली बेसिस पे, हर दिन आपको टाइम टेबल बनाना। आप कहोगे सर ये क्या आप बोल रहे हो, डेली बेसिस पे टाइम टेबल? यस, मैं आज भी इसको फॉलो करता हूं। मतलब आज आप सुबह उठे, आप जब गेटअप करते हो, सुबह उठते हो, उठने के बाद से आप पूरे पूरे दिन का, अपने दिन को क्या करिए, बांट लीजिए कि भैया दिन में हमारे टोटल 1 2 3 4 और 5 स्लॉट में मैंने पूरे दिन को बांट लिया। इस 5 स्लॉट में 3 स्लॉट अपनी स्टडी को दीजिए, ठीक है, और 2 स्लॉट बाकी जो रेस्ट चीजें हैं, रेस्ट थिंग जो भी हैं उनको दीजिए। अब ये 3 स्लॉट आपको जो दिख रहा है स्टडी का, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 2-2 घंटे का स्लॉट होगा, 3-3 घंटे का स्लॉट होगा, 1-1 घंटे का होगा, वट एवर इट इज, ऑल अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसमें भी मैं तो ये मानूंगा आप भी जो स्लॉट डिसाइड कीजिए, स्लॉट में आप देख लीजिए कि आज मैं ना सोच रहा हूं कि सीसैट कवर करता हूं, आज मैं सीसैट का पढ़ूंगा। तो सीसैट में आज मुझे ऐसा लग रहा कि आज मेरा टारगेट है रीजनिंग के क्वेश्चन बनाना, क्योंकि वो मुझसे बन सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस बनाने का आज मैं टारगेट करूंगा। ये आपने आज का बना दिया। कल आप जब बैठोगे तो शायद ये टारगेट चेंज हो जाएगा, यहां रीजनिंग की जगह शायद मैथ्स आ जाए,
ठीक है, यहां पे इंटरपर्सनल स्किल आ जाए। परसों देखो, हर दिन टाइम टेबल बनाने का बेनिफिट, परसों बैठे आप भाई, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सी सैट ही पढ़ो आप सी सैट के लिए मान लो 1 घंटा दे दिया आपने कि भाई 1 घंटा मैं सी सैट का दूंगा 1 हफ्ते तक, अगले हफ्ते सी सैट नहीं पढ़ूंगा, फिर 1 हफ्ते लेके आऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो सी सैट को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये टाइम टेबल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितने एक्यूरेट हो, कितना ज्यादा आपका पोटेंशियल है। ठीक है, अगले दिन आप आ गए, आपको इस पर हिंदी पढ़ना है और यहां पे आपको क्या पढ़ना है बेटा, इंग्लिश पढ़ना है, डिपेंड। तो ये है डे बाइज टाइम टेबल। अब देखो, आपने 1 घंटा दे दिया सी सैट को, अगले 2 घंटे आप जीएस पोर्शन को अपने दे दो, बाकी जो मेन सब्जेक्ट है उन पे फोकस कर लो। समझ में आई बात? और डेली ये चीज चेंज हो जाएगी बेटा। तो अपना टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, डेली बेसिस पे। और रात को जब आप सो रहे हो तो ये जो याद रखना कि जो आपके स्पेशली ये 5 स्लॉट हैं जो आपने डिसाइड करें, ये 5 स्लॉट फुल स्लॉट जो हैं ये फिल होने चाहिए। अगर आपने ये 5 स्लॉट बना लिया है तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन का आपका डेटा खत्म, मतलब आपने जो करना था कर लिया। ये चीज मैंने सेकंड में दी है क्या, कि आप टाइम टेबल बनाने के बाद छोड़ मत दो उसको, प्रॉपर इमीडिएटली क्या होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक भी अगर चीज इसमें से छूट गई, आपने सुबह उठा टाइम टेबल में लिखा कि मुझे आज डिसीजन मेकिंग के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो अगर वो 49 भी लगाए हो तो आपको सोना नहीं है, आप 50 पूरे करके सोगे। समझ में आई बात? आगे देखो, आप अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। क्लासेस मतलब अगर आपने क्लासेस अटेंड कहीं से करते हो, पढ़ते हो, तो उस क्लास को जरूर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, क्योंकि वो क्लासेस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली। क्लासेस स्किप नहीं करना। साथ ही साथ मॉक टेस्ट और रेगुलर बेसिस पे आपको देना है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज होती है ना, यहां पे मॉक टेस्ट को मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज में लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपको एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए, तो टेस्ट सीरीज स्किप नहीं करना। देखो, अगर आप ये सब प्रॉपर फॉलो करते हो ना, सी सैट तो बहुत छोटी सी कहानी, आप मेंस भी क्लियर करोगे, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होने वाला है। समझ में आई बात? ध्यान रखना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक कुछ दे दिए हैं, जो टॉपिक मैंने शुरू में बताया था उस टॉपिक का यहाँ पे फॉर्मेशन है, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या वैल्यूज है। अगर इसमें देखें तो एक टॉपिक मैंने वहां पे ऐड नहीं किया था, वो टॉपिक हमारा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और वेन डायग्राम। जनरली इनसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को भी ऐड कर लीजिएगा। रीजनिंग में बहुत छोटा सिलेबस है बेटा, आराम से बन जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा या हमारे पेड बैचेस जो होंगे उनमें पढ़ा दूंगा, तो रीजनिंग का पोर्शन मैं गारंटीड क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना, हमारा जो एम होगा जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, हमारा जो लक्ष्य होगा बेटा, हमारा जो लक्ष्य होगा ना, वो लक्ष्य क्या होगा, एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी सिर्फ हम सीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेंगे, हम पूरे के पूरे एमपी पीसीएस या ये क्या बोलते हैं यूपी पीसीएस जो हमारा एग्जाम है, इस पूरी यूपी पीसीएस का ही फॉर्मेट हम क्या रखेंगे, एक्यूरेसी की। भाई अगर हमने 50 क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल, तो हमारा एक्यूरेसी रेट उसमें एटलीस्ट 90% हो। समझ में आई बात? यानी कि हमारे 45 क्वेश्चन तक हम सही करें। चलो 90 थोड़ा ज्यादा अगर मान लो कह दिया, कम से कम इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम याद रखना 37 से 40 क्वेश्चन तो आपके एनी हाउस सही हो रहे हो। और अगर इससे कम का आंकड़ा जा रहा है, और ये पता कैसे चलेगा, मैंने अभी थोड़ी देर बताया आपको, क्या, आपके टेस्ट सीरीज से आपका जो परसेंटेज है वो 90 या उससे, मान लो चलो हम कह रहे हैं 90 ज्यादा भी अगर ले लिया मैंने, तो आप 85 to 90 के बीच में अपनी एक्यूरेसी रखो कि भैया इतने तो सही करने ही करने। अगर आप इस लेवल पे आ गए तो सीसैट में तो कोई रोक नहीं सकता आपको। सीसैट की स्पेशली बात बता रहा हूं, ठीक है। वो चीज देखो यहां पे मैंने लिखी है, व्हाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज। जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा बेटा, एक्यूरेसी पे, रैदर देन स्पीड। हमारी स्पीड से ज्यादा हमारी एक्यूरेसी पे हमको ध्यान देना है कि भैया हम जितने कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं। और वो भी याद रखना, एक चीज नीचे बड़ी प्यारी से लिखी, इनिशियली, जब आप शुरुआती समय में हो, आप शुरू कर रहे हो, बिगिनिंग लेवल पे हो,
अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो आप सबसे पहले ये मत फोकस करो कि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करो, सही पे फोकस करो। भाई तुमने पूरी मेहनत करके मान लो 35 क्वेश्चन ही करे बड़ी हिम्मत से, और तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत शानदार है, तो तुम 35 के 35 भी सही करके आ सकते हो। क्या फर्क पड़ता है, कोई 100 के 100 क्वेश्चन करके आ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। स्पीड आपकी तब बनती है जब आपकी एक्यूरेसी और आपका लगातार प्रैक्टिस करना मेंटेन हो जाए। तो कोई भी आप एग्जांपल उठा लो, जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं जिम जाता हूं, पहले दिन आप जाओगे 10-12 डंबल जल्दी 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 मार दिए, कि आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं बन सकती, ये फैक्ट है बेटा। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे, एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉपर डंबल उठाते रहे, एक जमाना होगा कि आपकी फिजिक अलग ही दिखेगी। और उसके बाद आप जब स्पीड भी इस्तेमाल करोगे, स्पीड में भी डंबल्स उठाओगे ना, तो आप बहुत सही तरीके से अपने मूवमेंट्स करोगे। तो ये कहानी है बेटा, आपको ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि देखो स्पीड, अब इसको तुम कुछ भी कर लो, एक्यूरेसी आपकी लाओ प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो तो स्पीड भी आपकी वो। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे क्वेश्चन सही तो होते हैं लेकिन हमारी स्पीड बहुत अच्छी नहीं। तो स्पीड नहीं अच्छी, उसके पीछे का रीजन ही यही है कि आप सिर्फ भागते हो स्पीड के पीछे। स्पीड का मतलब ही होता है कि एक्यूरेसी और आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब टॉपिक वाइज वेटेज पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो आपकी टॉपिक वाइज वेटेज मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था, फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूंगा। देखो ये वाला पोर्शन जो है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन जो है वो आपके 28 से 20 से 30 क्वेश्चन, या 28 से 30 क्वेश्चन मैंने बोला ही था, ये आपको मिलते मिलते, ठीक है। तो ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है तो इस पोर्शन को आपको प्रिपरेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो आप टाइम टेबल अपना सेट करोगे उसमें इस वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान देना, और आप लोग देते भी हो। आप लोग इस जो भी डिसीजन मेकिंग जो आपका निर्णयन वाला पोर्शन होता है उसमें आप क्वेश्चन काफी अच्छे से ट्राई करते हो। उसमें हिंदी वाला पोर्शन मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न इसके लिए नहीं है, क्योंकि हिंदी में आप लोग जो है 18 से 20 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है और आप ये ग्रैब कर लेते हो। हिंदी कभी मुद्दा रहा ही नहीं, हिंदी इज नॉट एन इशू, ये कभी इशू आपका रहा ही नहीं। स्पेशली अगर आप बात करें यूपी पीएससी की, मुद्दा जो रहा है असली में वो नीचे है, यहां से शुरू होता है मुद्दा, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे मैं सेग्रीगेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। 100 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और हमको लाना है 33 मार्क्स, ठीक है। 33 क्वेश्चन सही करना है। हमारा टारगेट जो होगा वो 55 से 60 क्वेश्चन का होना चाहिए। जब आप एग्जाम में जाते हो, देखो बहुत ज्यादा मैं आपसे नहीं बोलूंगा, 55 से 60 क्वेश्चन का टारगेट आप लेके जाते हो तो आप अच्छे से कर पाते हो। देखो पहले ही प्री डिसाइडेड टारगेट मत रखो कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपने दिमाग में लगा लिया कि आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे, पता चला कि 40 ही हो रहा है तो 20 तुक्का मार के आ गए। नहीं, 60, 55 से 60 एक स्टैंडर्ड टारगेट है, एवरेज टारगेट है, इस पे लेके चलोगे आप, जिसमें अगर आप 80% तक एक्यूरेसी रखते हो तो भी आप पार हो जाओगे एग्जाम में। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा 80% एक छोटा नंबर है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 85 to 90% के टारगेट पे आप चलोगे, ठीक है, वो आसानी से बन जाएगा। क्यों? मैथ्स वाला पोर्शन जो होता है ना, 10 से 12 क्वेश्चन, इस 10 से 12 क्वेश्चन में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा नहीं, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद में रख सकता हूं। अब 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनते हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो एकदम आप आसानी से कर सकते हो। जिसमें आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है ना, ये आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि अलजेब्रा वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें मिसिंग सीरीज हो गई, ये सब आते हैं और आराम से बन जाते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ के आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैथ्स को पूरा छोड़ के ही आना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसमें एक अच्छी बात ये है कि ऐसा कोई नहीं कि मैथ्स बैकग्राउंड वाला उठाया पूरे क्वेश्चन कर दिए उसने, वो थोड़ा सा उसके लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, और आपके लिए प्लस पॉइंट ये रीजनिंग वाला पोर्शन भी है, तो बन जाते हैं नंबर, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में आप तकरीबन 6 से 8 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो इंग्लिश में, अगर देखा जाए। यहां देखो इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग का जो पोर्शन होता है, इसमें आप 20 से 30 क्वेश्चन में तकरीबन आप ये मान के चलो कि अगर 30 क्वेश्चन तक आते हैं तो 30 क्वेश्चन में आप टारगेट रखोगे 18 से 20 क्वेश्चन सही होंगे। मतलब आपको सही, मतलब बना के आना है 18 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही। और ध्यान रखना
नियम ये कहता है कि जो आपसे बनता है वही करोगे, जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे मैं ये तो कहता हूं कि उसको आप स्किप करो, ठीक है? क्योंकि स्मार्ट स्टडी वही होती है 100 क्वेश्चन करके 33 नंबर लाना, उससे फार बेटर है कि 40 क्वेश्चन करो और 33 नंबर ला दो। एक्यूरेसी, ठीक है? इंग्लिश आपको मैंने बताया कैसे इंप्रूव हो सकती है। रीजनिंग का पोर्शन मैंने आपको टॉपिक तक बता दिया, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रटा रटा कंसेप्ट है बेटा। और एक और बड़ी सुंदर सी बात बता दूं कि अगर आप ना अपने आप को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको बेटा 2012 या 2013 ले लो, 12 बहुत बड़ी बात है, 13 से लेकर 2023 ये 10 साल का पेपर जो होगा, लास्ट 10 ईयर का, इस पेपर को उठा लो और इसको सॉल्व कर डालो। सबसे बेस्ट चीज होती है बेटा, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप देते ही देते हो, ये आपको कर लेना 10 साल। अच्छा, इस 10 साल के पेपर को सॉल्व करने से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है? पहला तो जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है, जिसमें आपका कौशल संप्रेषण जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल और डीएम मतलब डिसीजन मेकिंग, ये तो बेटा आपको इसके पूरे के पूरे आपका 10 साल का इसको कर डालो, आपके 28-30 नंबर तो वैसे ही आप आ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा आप यहां से इंग्लिश और हिंदी के गद्यांश जो होते हैं इनको उठाओ और उड़ा दो। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 चीज पे आप ध्यान रखना, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आप देखोगे क्वाइट सिमिलर, एक ही टॉपिक, आपको इससे समझ में आएगा कि किस किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के गिने चुने 4-5 टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको उड़ा दो। मैथ्स में भी आप वही चीज करोगे, लगातार आपको देखोगे एक ही टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि किस टॉपिक को कितना महत्व देना है, टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है बच्चों। तो याद रखना 2013 से 2023 तक का 10 साल का जो है वो पेपर जो है PYP प्रीवियस ईयर पेपर जो है, इसको सॉल्व करना आपकी सबसे बड़ी क्या करना है, कैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें अप्लाई करना है बेटा, ठीक है? जिस दिन आपने कर लिया तो आपकी सारी कहानी बन जाती है। देखो, एक सबसे कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए ये कुछ 4 स्टेप होते हैं जिनको हमको पार करना पड़ता है। जिसमें पहला स्टेप जो होता है, अगर आप बिगिनर हो तो क्या लिखा है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा, मैं बता दूं कि अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईच टॉपिक। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको पहले तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना होगा। आप समझिए कि इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन में क्या आता है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, मतलब सबका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस फिनिश करने के बाद जब आपको सारे सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा, कंटेंट आपके पास हो जाएगा, तो दूसरी इसके लिए क्लास वगैरह आपको प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है बेटा लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रिक। दूसरा स्टेप यह है कि आप जितना सीख रहे हैं उसको सीखते जाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। इस प्रैक्टिस के अंदर आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, ये सब इंक्लूड रहेगा। स्टेप नंबर 3, आप अपने सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, अपनी स्पीड इंप्रूव करिए और एक्यूरेसी पे काम कीजिए, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी एक्यूरेसी प्लस स्पीड मेंटेन कीजिए। समझ में आई बात? क्योंकि बहुत बड़ा खेल होता है बेटा सिलेक्शन में इसका। और लास्ट स्टेप होता है बेटा, जब आप बहुत बड़े लेवल पे, अंतिम लेवल पे पहुंच जाएं, तो यहां पे आप देखो अंत में मैंने एक चीज फिर से ऐड की है, क्या, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर। यहां पे फिर से टेस्ट सीरीज और PYP, ये लास्ट स्टेप। यहां से आप फिर आगे जाओगे और आपका सिलेक्शन तय। आपका चाहे वो CSAT हो, चाहे वो आपका मेन एग्जाम हो, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। समझ में आई बात? चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या, स्टूडेंट्स हु अपियरिंग फॉर UPPSC CSAT फॉर द फर्स्ट टाइम, वो सारे बच्चे जिसमें से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था अपना बेसिक्स पे काम कीजिए, जो मैंने आपको बताया था ना CD वाइज। बेसिक में क्या क्या करना है, नो द सिलेबस, अपना सिलेबस पहले जानिए कि आपका सिलेबस में क्या क्या आएगा। सिलेबस के हिसाब से क्या करिए, एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके अलावा
क्या है, अपनी क्लासेस कभी मत मिस करिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे दिमाग में आएगा कि सर क्लासेस कहां से करें। सबका सोल्यूशन है बेटा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखना। इसके अलावा आपने नोट्स भी बनाना शुरू करिए। नोट्स कैसे बनेंगे, एक तो क्लास के बेसिस पे बन जाएगा और एक आपकी सेल्फ स्टडी पर नोट्स आप बनाइए। बहुत जरूरी है बेटा, आपके नोट्स बड़े काम करेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। टॉपिक वाइज में याद रखना आपको, हर दिन उन क्वेश्चंस को फोकस करना है। स्पेशली सीसैट में अगर देखें, रीजनिंग का पोर्शन हो गया, मैथ्स का हो गया, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना शुरू करो, उनके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो उससे, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज है, और एनालाइज करो अपनी एक्यूरेसी को, स्पीड को और कंसिस्टेंसी को। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, या मैं तो कहूंगा टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हो, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आप कितने सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, क्या इसमें चीजें और इंप्रूव कर सकते हैं। उसको प्रॉपर एनालाइज करना, उसको देखना कि भाई पिछले पेपर से इस बार वाले पेपर में हमने क्या अलग किया, ठीक है। ये प्रॉपर चीज है। ये उनके लिए जो बेटा जो बिगिनर है, वो जो ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब जो महारथी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए क्या करना है बेटा। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको, स्वॉट एनालिसिस करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, देखो स्वॉट का फुल फॉर्म होता है यहां पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब यहां पे होता है जो भी हम गलतियां करते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज करो कि आपकी स्ट्रेंथ कहां पे, ठीक है, आपकी वीकनेस कहां पे है बेटा, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। आप ध्यान रखना, जब भी आप स्वॉट एनालिसिस करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, आप किन किन चीजों में आप ज्यादा बेस्ट कर सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ जाते हैं। और लास्ट में थ्रेट्स, अपनी गलतियों से आप कितना ज्यादा सीखते हो। तो स्वॉट एनालिसिस जरूर करें, स्पेशली वो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंट में एग्जाम मत देने जाना, क्योंकि पिछली बार तुमने बहुत अच्छा किया था, पिछली बार तुम्हारा निकल भी गया था, मेंस में रह गए थे, तो इस बार तुम निकाल ही लोगे। ऐसे मत जाना, हर साल एक नई कहानी बन के आती बेटा, ठीक है। टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट, बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान रखना। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जरूर लगाएं। एमसीक्यूज का मतलब यहां पे स्पेशली मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूंगा, ठीक है। यहां पर रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जरूर ट्राई करना बेटा, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब यहां पे टेस्ट सीरीज है, ये चीज आपको करनी, आपके लिए बस इतना ही है। अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए सीसैट एक बहुत ही छोटी कड़ी हो जाती बेटा। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आई होप को ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, जो आपने कहा कि हम बिगिनर हैं और हम कहां से प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी कहां से करें पूरे यूपीपीएससी की। तो हाँ ना, मैं बता रहा हूं ना आपके सामने, ये देखो खान ग्लोबल स्टडीज का जो हमारा ये सेगमेंट है, स्पेशली आपको यूपीपीएससी का कंप्लीट, यूपीपीसीएस का जो कंप्लीट बैच होगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों करवाएंगे। अब जरा सोचो, ये बैच हमारा 2024-25 फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा, हिंदी माध्यम का बैच है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए टारगेट किया गया है। और ये बिल्कुल 4500 में ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है या लॉन्च होगा। तो आप इसको बिल्कुल जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ आप खान सर और उनकी टीम के द्वारा इस एग्जाम को क्लियर कीजिए, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं सर। और याद रखो, आप शायद ही सोच के सरप्राइज होगे, 4500 में यूपी पीसीएस पूरा हो जाएगा। इतनी कम फीस में इतना बड़ा पैकेज आपको शायद ही मिले। अब देखो इस बैच में आपको बेनिफिट्स क्या क्या देने वाले हैं। एडमिशंस ओपन है बेटा, मतलब रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं अपना। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। और ये जिस टेस्ट सीरीज का पूरे इस अभी तक के सेशन में मैंने टेस्ट सीरीज का जिक्र किया, तो भाई साहब ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलने वाली है। ऑनलाइन होगी, बाइलिंगुअल, यानी दोनों भाषाओं में, यानी आप किसी भी मीडियम से हैं आराम से इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। अच्छा, क्या की फीचर्स होंगे भाई इसमें? ये जो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए देने वाले हैं, इसमें याद रखना कि जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है ना, इस पर ये टेस्ट सीरीज बेस्ड है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ पुराना दे दिया हमने।
फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, मतलब जो पूरा पूरा पेपर होता है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। आपको याद रखना, इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलग से टेस्ट भी हम कराएंगे, ताकि जो जीएस पेपर 1 आपका पोर्शन है और आगे भी जो आपके पेपर होंगे उनका बेनिफिट मिलेगा, और आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स की इवेल्युएशन मिलेगी। भाई साहब आपके सामने एक्सपर्ट के द्वारा उनको प्रॉपर इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली बेटा। अब सुनो, जिसकी ऑफर फीस कितनी है, 199 रुपए, मात्र 199 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। अब जरा सोच के देखना, 199 रुपए में आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, मतलब आप क्या ही बोलूं आपको मैं। तो आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मसला। अब सुनो, जो हम आपको बैच प्रोवाइड करेंगे, इस बैच के अंदर आपको हम क्या क्या देने वाले हैं, मतलब 4,999 जो हमने प्राइस यहां पे आपको दिखाई थी, फिर से देख लीजिए, है ना, 4,500, मैंने 999 बोल दिया था और ज्यादा ही बोल दिया, और भी कम है, 4,500, 4,500 का जो बैच है। इस बैच में देखो आपको क्या क्या मिलती है, देखो यहाँ लिखी, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं। पहले तो आपको लाइव क्लास मिलेगी बेटा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। अभी रिकॉर्डेड क्यों बोला मैंने यहाँ पे, रिकॉर्डेड इसलिए बोला है क्योंकि आप लाइव क्लास देखे नहीं देख पाए सपोज, तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आगे जाने वाली। आपको साथ ही साथ बेटा क्लास की जो नोट्स होगी, है ना, क्लास की पीडीएफ जो होगी वो डेली बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो डेली बेसिस पे आपको मिलते जाएंगे, तो आपका एक नोट्स भी बनता जाएगा, टीचर के नोट्स आपको। आपका इसमें डाउट सेशन होगा बेटा, डाउट मतलब समझ रहे हो, जो भी डाउट आता है वो डाउट सेशन आपका वीकली होने वाला है। मतलब आपको वीक में एक दिन ऐसा मिलेगा जिसमें आप अपने सारे डाउट दुविधाओं को, अपने कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर से रूबरू डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, हम आपको एक डाउट सपोर्ट भी देते हैं, डाउट सपोर्ट, ठीक है, जिसके साथ आप कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका एक छोटा सा WMT मतलब वीकली मिनी टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये वीकली मिनी टेस्ट क्या होगा, हर हफ्ते आपका एक छोटा सा इवैल्यूएशन हम करेंगे कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही। सोचो 4,500 में ये सब कुछ मिल रहा है आपको, सोचने वाली बात है। अब सुनो आगे जरा देखो, जिसकी बात हम कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब सोच के देखो आप 4,500 में क्या क्या मिल रहा है इस पूरे बैच में। आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका मॉक टेस्ट होगा। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे डीपीपी के फॉर्म में, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाने वाली है। आपको वीकली करंट अफेयर्स डिस्कशन होगा, जिसमें पिछले ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको डेली न्यूज़पेपर का भी डिस्कशन किया जाएगा। सोचो 4,500 में आपको ये स्पेशल पैकेज मिल रहा है, अब आप क्या ही लोगे, है ना। तो आई विश आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई विश आप अगर अभी तक रिज्वाइन इसमें नहीं किए हैं या इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश आज साल आपका एग्जाम क्लियर हो। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एनरोलमेंट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है अगले ऑफिसर आप ही यहाँ पे हो। तो थैंक यू सो मच, और खुश रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मोटिवेट रखिए। जय हिंद।